It's all about humanity. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप? आई होप आप सब अच्छे होगे, मस्त होगे और खुश होगे। मैं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष सोनोने स्वागत करता हूँ आपका अपना चैनल जिसका नाम है ऑल अबाउट लॉ। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल की, आर्टिकल 14, जिसे इक्वलिटी आर्टिकल और राइट टू इक्वलिटी भी कहते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक बहुत सारे इक्वल राइट्स दिए गए हैं। तो देखते हैं आर्टिकल 14 क्या है। So Article 14 to 18 of the Constitution guarantees the right to equality to every citizen of India, and Article 14 embodies the general principle of equality before law and prohibits unreasonable discrimination between persons. So Article 14 जो है पूरे citizens को एक equality confer करता है। Article 14 embodies the idea of equality expressed in the preamble। जैसे preamble में हमने देखा कि equality का जो principle है वो यहाँ पे आर्टिकल 14 फुलफिल करता है। द सक्सीडिंग आर्टिकल्स 15, 16, 17 एंड 18 लेट डाउन स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ द जनरल रूल्स लेट डाउन इन आर्टिकल 14। आर्टिकल 15 हो, 16 हो, 17 हो या 18 हो, तो एक जनरल रूल्स यहाँ पे प्रिस्क्राइब करता है। आर्टिकल 15 रिलेट्स टू प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 guarantees equality of opportunity in matters of public employment. Article 17 abolishes untouchability and Article 18 abolishes title. तो देखते हैं आर्टिकल 14 क्या है। So Article 14 declares that the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of law within the territory of India. तो आर्टिकल 14 के दो पार्ट है, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। Thus Article 14 uses two expressions, equality before law and equal protection of law. Now both these expressions have been used in the Universal Declaration of Human Rights, जो 10 दिसंबर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जारी किया था। उस डिक्लेरेशन में दोनों एक्सप्रेशंस यूज़ किए गए हैं। सो इज़ ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन इक्वलिटी बिफोर लॉ इज़ ऑफ इंग्लिश ओरिजिन and the second expression is from American Constitution. So both these expressions aim at establishing what is called equality of status. So in the preamble of the Constitution, equality before the law is a somewhat negative concept, implying the absence of any special privilege in favor of individuals and the equal subject of all classes to the ordinary law. So आर्टिकल 14 के तहत किसी भी पर्सन को कोई फेवर नहीं मिलेगा और जो भी ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड है, चाहे वो सिविल लॉ हो या क्रिमिनल लॉ हो, उसके तहत सारे सिटीजन्स इक्वल रहेंगे। ये ऑर्डिनरी लॉज सबको इक्वल अप्लाई होंगे। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये कंसेप्ट क्या है? सो मोर पॉजिटिव कंसेप्ट इम्प्लाइंग इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। हाउएवर वन डोमिनेंट आइडिया कॉमन टू बोथ द एक्सप्रेशंस इज दैट ऑफ इक्वल जस्टिस। सो इक्वल जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो इक्वल जस्टिस का कंसेप्ट इस आर्टिकल 14 के तहत है। सो इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार, जो 1952 में डिसाइड किया गया, पतंजलि शास्त्री उस समय चीफ जस्टिस थे, हैज़ राइटली ऑब्जर्व दैट द सेकंड एक्सप्रेशन इज कोरोलरी ऑफ द फर्स्ट एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू इमेजिन अ सिचुएशन in which the violation of the equal protection of laws will not be the violation of the equality before law. So दोनों भी provisions are supplementary to each other and thus in the substance the two expressions mean one and the same thing. So दोनों का जो एक interpretation है, दोनों का जो एक meaning है वो एक same है। फिर the rule of law जो एवी डाइसे है, उन्होंने एक कंसेप्ट लेट डाउन किया था, कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। द गारंटी ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज एन एस्पेक्ट ऑफ व्हाट डाइसे कॉल्स द रूल ऑफ लॉ। सो इक्वलिटी बिफोर लॉ इज वेरी सिनोनिमस टू द कंसेप्ट ऑफ डाइसेज रूल ऑफ लॉ। इन इंग्लैंड इट मीन्स दैट नो मैन इज अबव द लॉ एंड दैट एवरी पर्सन वट एवर बी हिज रैंक और कंडीशन इज सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स विथ अस। सो कोई भी पर्सन हो, चाहे उसका कोई भी स्टेटस हो, चाहे उसका कोई भी पोजीशन हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, सेलिब्रिटी हो या स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो वो ऑर्डिनरी लॉज जो है उसके सामने वो इक्वल रहेगा।
सो डाइसे आगे जाके कहते हैं कि एवरी ऑफिशियल फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर डाउन टू कांस्टेबल और कलेक्टर ऑफ टैक्सेस इज अंडर द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्ट डन विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन एज एनी अदर सिटीजन, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या कांस्टेबल हो। सो जो एक ऑर्डिनरी पर्सन एक्ट करते हैं, अगर वो भी एक्ट करते हैं तो उनको भी ऑर्डिनरी लॉज के वही प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। सो रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट नो पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू हैश uncivilized or discriminatory treatment even when the object is the securing of the paramount exigencies of law and other। So इसमें कोई भी arbitrary या unreasonable process नहीं होगा, harsh, uncivilized और discriminatory process नहीं होगा। ये rule of law का एक important aspect है। प्रोफेसर डाइसे gave 3 meanings of rule of law। प्रोफेसर डाइसे 3 इसके मीनिंग्स बताते हैं। absence of arbitrary power और supremacy of the law। arbitrary power जो civilized state में या welfare state में नहीं होगी, और supremacy of law means law will prevail everywhere। so हर तरफ law ही आपको govern करेगा, means the absolute supremacy of law as opposed to arbitrary power। in other words, a man be punished for a breach of law but he can be punished for nothing else। so breach of things के लिए उसको punishment दिया जाएगा। दूसरा उसका मीनिंग है इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इट मीन्स सब्जेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। सो जो भी लॉ कोर्ट्स है, ऑर्डिनरी, सिविल और क्रिमिनल, उनके तहत ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का प्रोसेस कैरी किया जाएगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। सो जो हमारा ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इन सब का सोर्स है, वो इन सब का इंस्पिरेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये सब सोर्सेस देता है। दूसरा कंसेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ। सो इट डज नॉट मीन दैट पावर्स ऑफ द प्राइवेट सिटीजन्स आर द सेम एज द पावर्स ऑफ द पब्लिक ऑफिशियल्स। अ पुलिस ऑफिसर हैज़ द पावर टू अरेस्ट वाइल नो प्राइवेट पर्सन हैज़ दिस पावर। सो पुलिस ऑफिसर को जो पावर है वो प्राइवेट पर्सन को नहीं है। So the rule of law does not prevent certain classes of persons being subject to special rules and members of the armed forces are controlled by military laws। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर एक एजेंसीज़ के लिए उनके अपने अलग अलग लॉज है। जैसे आर्म फोर्सेस के लिए उनके अलग लेजिस्लेशंस हैं। सो सर्टन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी आर गवर्न बाय स्पेशल रूल्स इन देयर प्रोफेशंस। जैसे लॉयर्स है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, मेंबर्स है, आर्म फोर्सेस है एंड पुलिस क्लासेस है। तो उनके लिए अलग अलग उनके लेजिस्लेशंस हैं। तो वो उस लेजिस्लेशंस के तहत उनको अप्लाई किया जाएगा। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज गारंटीड बाय आर्टिकल 14 डज नॉट मीन दैट ऑल लॉज मस्ट बी जनरल इन कैरेक्टर। जैसे कुछ एक्सेप्शंस है, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ उस एक्सेप्शंस को फोकस करता है। इट डज नॉट मीन दैट द सेम लॉ शुड अप्लाई टू ऑल पर्सन्स and it does not mean that every law must have universal application for all persons or not. By nature, attainment or customs circumstances in the same position, the varying needs of different classes of persons often require separate treatment। तो उसके नेचर के हिसाब से कुछ पर्सनस को, कुछ कैटेगरीज को एक अलग ट्रीटमेंट ज़रूर है। एंड फ्रॉम द वेरी नेचर ऑफ सोसाइटी देयर शुड बी डिफरेंट लॉज इन डिफरेंट प्लेसेस and legislature controls the policy and enacts the laws in the best interest of the society of the state। So आर्टिकल 14 एक बहुत ही क्लासिक आर्टिकल है, जहाँ पे आर्टिकल 14 एक तरफ इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज बताता है, तो दूसरी तरफ आर्टिकल 14 सर्टन रीजनेबल क्लासिफिकेशंस भी बताता है। So which are permitted on certain intelligible differentia। अब ये classification क्या है? It does not permit the class legislation but it permits the classification। So article 14 forbids a class legislation। class legislation मतलब जो ordinary laws of the land है वो सभी को uniformly apply किए जाएंगे। तो किसी category या किसी person के लिए ordinary laws of the land अलग नहीं होंगे, लेकिन it allows the classification। The classification however must not be arbitrary। लेकिन वो भी क्लासिफिकेशन आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए और इवेजिव नहीं होना चाहिए, बट मस्ट बी बेस्ड ऑन सम रियल एंड सब्सटेंशियल डिस्टिंक्शन बियरिंग अ जस्ट एंड रीजनेबल रिलेशन
to the object sought to be achieved by the legislation. So उसके लिए कुछ reasonable grounds होना चाहिए, कुछ intelligible differentias होने चाहिए, and that can be justified by the legislature. जैसे कि Article 14 applies where equal are treated differently without any reasonable basis, but where equals and unequals are treated differently. Article 14 does not apply class legislation is that which makes an improper discrimination. So अगर Article 14 क्लासिफिकेशन परमिट्स करता है तो उसके लिए कुछ टेस्ट दिए गए हैं, टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. अब ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या है? द क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन एन इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया. अगर लेजिस्लेचर को क्लासिफिकेशन करना है तो उसको इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के ऊपर ही क्लासिफिकेशन करना होगा, which distinguishes persons or things are grouped together from others left out of the group, and the differentia must have a rational relation to the object sought to be achieved by the act. So उनको ये कैटेगराइज करना पड़ेगा that what is the category of persons which are left out from the main flow of the society. So वो तय करके उनको ये क्लासिफिकेशन तय करना है. The differentia which is the basis of the classification and the object of the act are two distinct things. What is necessary is that there must be a nexus between the basis of classification and the object of the act. So जो basis of classification है और object of the act है उसके बीच में एक अच्छा तगड़ा nexus होना चाहिए. It is only when there is no reasonable basis for a classification that legislation making such classification may be declared discriminatory. So the true meaning and scope of Article 14 have been explained. जैसे हमने देखा कि इंटेलिजिबल डिफरेंशिया जो हम रिजर्वेशन पॉलिसी हो फॉर SC ST OBCs एंड वुमन, तो इसके ऊपर हो वो हम जस्टिफाइड कर सकते हैं कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है सो दे आर एम्पावर्ड, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट द रिजर्वेशन. सो दैट एंटायर पॉलिसी और अदर लेजिस्लेशंस आर जस्टिफाइड ऑन दैट टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. So it was just R. Dalmia or just Justice Tendulkar laid down propositions. बहुत important propositions इसमें दिए गए थे. A law made by constitutional even though it relates a single individual if on account of some special circumstances or reasons applicable to him and not applicable to others, that single individual may be treated as a class by itself. अगर वो single individual के लिए है तो भी वो एक class treat किया जाएगा. There is always presumption in favor of the constitutionality of a statute, and the burden is upon him who attacks to show that there has been a clear transgression of constitutional principles. On the fact of the statute, there is no classification at all and no difference peculiar to any individual or class and not applicable to any other individual or class, and yet the law hits only a particular individual or class. Legislature understands and correctly appreciates the need of its own people. The court may take into consideration matters of common knowledge, matters of report, etc. Legislature is free to recognize degrees of harm and may confine its restrictions to those cases where the need is deemed to be the clearest. तो ये कुछ important इसमें propositions दिए गए थे R. Dalmia वर्सेस जस्टिस तेंदुलकर. EP रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में बताया गया कि इक्वेलिटी इज अ डायनेमिक कंसेप्ट विथ मेनी एस्पेक्ट्स एंड डायमेंशंस एंड इट कैन नॉट बी क्रिब्ड, कैबाइंड एंड कन्फाइंड विद इन ट्रेडिशनल एंड डॉक्ट्रिनियर लिमिट्स. फ्रॉम अ पॉजिटिविस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, इक्वेलिटी इज एंटीथेसिस टू आर्बिट्ररीनेस, सो इट इज अगेंस्ट द आर्बिट्ररीनेस. सो all these are very landmark cases. In fact, equality and arbitrariness are sworn enemies. तो एक मैन में ये दो तलवारें नहीं रह सकती, मतलब इक्वेलिटी हो या आर्बिट्ररीनेस हो. सो वन बिलोंग टू द रूल ऑफ लॉ इन अ रिपब्लिक वाइल अदर टू विम एंड कैप्राइस ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क. एक मोनार्की को इंडिकेट करती है और एक रिपब्लिक और सिविलाइजेशन को इंडिकेट करती है. Where an act is arbitrary, it is implicit in that it is unequal both according to the political logic and constitutional law and is therefore violative of Article 14. मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978. जैसे मैंने कहा कि हम जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री या कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की बात करते हैं तो कुछ केसेस हमें नहीं भूलने चाहिए. सो मनेका गांधी इज़ वन ऑफ देम.
So, Bhagwati Justice quoted equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions, and it cannot be imprisoned with traditional and doctrinaire limits. So, इसको imprison नहीं किया जा सकता. Article 14 strikes at arbitrariness in state action and ensures fairness and equality of treatment, the principle of reasonableness which legally as well as philosophically. तो बहुत सारे अच्छे प्रिंसिपल्स मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताए थे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हो या प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी हो. आर.डी. शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी, भगवती जस्टिस reiterated the same principle, and it must therefore now to be taken to be well settled that what Article 14 strikes as is arbitrariness, because an action that is arbitrary must necessarily involve negation of the concept. So, Air India versus Nargish Mirza, Supreme Court struck down the Air India and Indian Airlines regulations on the age of retirement and pregnancy bar on the services of air hostesses as unconstitutional on the ground that the conditions laid down therein were entirely unreasonable and arbitrary. So, retirement और pregnancy का issue इसमें था, इसलिए उस केस में उसको unreasonable and unconstitutional डिक्लेयर किया गया. बाद में DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन रूल 34 ऑफ सेंट्रल सर्विसेज पेंशंस रूल्स 1972 as unconstitutional on the ground that the classification made by it between pensioners retiring before a particular date and retiring after that date was not based on any rational principles. So rational principles हो, वो justified करते हो तो ही वो constitutional है. अगर वो irrational हो या unreasonable हो, then those are not constitutional. So basis of classification, इसके कुछ basis हैं. पहला है geographical basis. The words within the territory of India used in Article 14 do not mean that there must be a uniform law throughout the country, and law may be applicable to one state and not to another. So based on the geographical conditions, कुछ states को वो benefit या relaxation दे सकते हैं. Discrimination by state in its own favor. The state as a person constitutes a different class as compared with private citizen. In Sagir Ahmed versus State of UP, a monopoly created by the state in its favor was held not to be violative of Article 14. Article 14 and taxation laws, उसमें भी कुछ categories, classifications है. The state has wide power in selecting persons or objects it will tax, and a statute is not open to attack on the ground that it taxes some persons and object and not others. जैसे जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए कुछ बेनिफिट्स है, फैसिलिटीज़ है, तो इसके लिए उसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कह सकते. स्पेशल कोर्ट एंड स्पेशल प्रोसीजर, जैसे स्पेशल कोर्ट्स इस्टेब्लिश करने की, कॉन्स्टिट्यूट करने की परमिशन है, सो इट इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन. जैसे निर्भया केस के बाद हमने देखा कि स्पीडी ट्रायल हो तो स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया. तो बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहाँ पे एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया. सो इन रीज स्पेशल कोर्ट्स बिल इफ इट लेज डाउन प्रॉपर गाइडलाइंस फॉर क्लासिफाइंग ऑफेंसेस, क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस और क्लासेस ऑफ केसेस टू बी ट्राइड बाय स्पेशल कोर्ट. जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में हमने देखा कि स्पेशल कोर्ट जो है वो प्रोविज़न उसमें दिया गया है. तो दोस्तों ये था आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 के 3 बहुत ही डायनामिक कंसेप्ट हैं. इक्वलिटी बिफोर लॉ, दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और तीसरा रीजनेबल क्लासिफिकेशन. तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए. तो मिलते हैं अगले कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल के साथ अगले वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखें. टेक केयर एंड गुड बाय.